Okay, so good morning, guys. Welcome to Ask Geology, a whole new way to understand our Mother Earth. So आज का टॉपिक मतलब शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे वो वाला देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हो पहले हम लोग का आता है लाइफ साइकिल ऑफ स्टार। स्टार कैसे फॉर्म फॉर्म होता है और फिर कैसे डिस्ट्रॉय होता है और उससे कैसे नया स्टार फॉर्म होता है। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो ये वाला देखो स्टेलर नेबुला है और जो भी है सब कुछ यहीं से ही शुरू होता है, ठीक है। देखो मैं बोली थी हम लोग का जो मेन सीक्वेंस स्टार है वो दो टाइप का है, एक लार्ज स्टार है, एक स्मॉल स्टार है, ठीक है। तो पहले ये सब कुछ कहाँ से स्टार्ट हुआ, एक सिंगल पॉइंट से जो कि बिग बैंग थ्योरी हमको बताता है और उसको हम लोग क्या बोलते हैं सिंगुलरिटी, ठीक है। और इसके बाद वो एक्सपेंड होना शुरू होता है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, हम लोग पहले एक प्रोटोस्टार फॉर्म हुआ। क्या फॉर्म हुआ, प्रोटोस्टार। ओके। तो प्रोटोस्टार में क्या हुआ कि प्रोटोस्टार एक स्टार है। इट लुक्स लाइक अ स्टार बट नॉट अ कंप्लीट स्टार, क्योंकि इसका जो कोर में मतलब अभी तक हम लोग का जो रिएक्शन है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं उसको प्रोटोस्टार बोलते हैं। ये किसके बाद हो रहा है, हम लोग का सोलर नेबुला के बाद होता है। मेरा जो इंक है वो सही से दिख रहा है ना। चलो उसके बाद क्या हुआ, ओके थैंक यू। उसके बाद क्या हुआ, ये जो प्रोटोस्टार है ये एक एवरेज स्टार और एक स्मॉल स्टार में कन्वर्ट हो गया और ये है हम लोग का मेन सीक्वेंस स्टार, ओके। हम लोग का फर्स्ट जनरेशन जो भी है, फर्स्ट जनरेशन जो मेन सीक्वेंस स्टार है, सॉरी फर्स्ट जनरेशन नहीं बोल सकते लेकिन मेन सीक्वेंस स्टार है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, इसका जो कोर में या सरफेस में पहले क्या हुआ, न्यूक्लियर रिएक्शन थोड़ा थोड़ा होना स्टार्ट हो गया। उसके बाद जब हम लोग का पहले मतलब हाइड्रोजन फॉर्म हो गया, हाइड्रोजन के बाद हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मतलब मिलके हम लोग का हीलियम न्यूक्लियस फॉर्म हुआ और ये वाला कोर जो है कोलैप्स हो गया। फिर टेम्परेचर जो है इंटीरियर से एक्सटीरियर को ट्रांसफर हो गया, फिर इसका जो वॉल्यूम है वो एक्सपांड कर गया और ये बन गया क्या, एक रेड जायंट, जो कि यहाँ पे देख सकते हो। और रेड जायंट में क्या होता है, इसका जो हाइड्रोजन कोर है वो क्या होता है, फ्यूज होके हीलियम देता है, ठीक है। जिसके जिसके चलते ये एक्सपांड होता है और ये कंटिन्यूअस ये वाला प्रोसेस होता रहता है कब तक, जब तक उसका जो हीलियम कोर जो है, जो हाइड्रोजन है खत्म ना हो और हीलियम जो कोर है वो क्या कोलैप्स ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद हम लोग का प्लानिटरी नेबुला बन जाता है और फिर व्हाइट ड्वार्फ आता है हम लोग का। और ये वाला जो व्हाइट ड्वार्फ है ये धीरे धीरे चल के हम लोग का क्या बन जाता है ना, ब्लैक ड्वार्फ, ठीक है। ये हो गया हम लोग का एक सीक्वेंस, राइट। फिर ये स्टेलर नेबुला से हम लोग का कुछ मैसिव और लार्ज स्टार भी बने होंगे, ठीक है। तो ये फिर से इसको हम लोग, ये भी हम लोग का क्या हो गया, ये भी मेन सीक्वेंस स्टार हो गया, ठीक है। उसके बाद जो मेन सीक्वेंस स्टार है ये क्या होता है, ये भी हाइड्रोजन एटम्स को बर्न करता है और फ्यूज करता है हीलियम प्रोड्यूस करने के लिए। और ये जब क्या हाइड्रोजन खत्म होने के बाद जब हीलियम शुरू होता है और उसका कोर जब मोर डेंस हो जाता है और फिर इसका हीट जब क्या आउटर मतलब सॉरी कोर से सरफेस तक ट्रांसफर होता है, फिर इसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है यानी कि ये एक्सपांड करता है। तो ये जब होता है इसको हम लोग बोलते हैं रेड सुपर जायंट, ठीक है। और कुछ टाइम बाद जब सारा का सारा हम लोग का जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस है वो सीज हो जाता है, उसके बाद एक एक्सप्लोजन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सुपरनोवा एक्सप्लोजन। और सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद आइदर वो क्या होगा, एक न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं तो ब्लैक होल हो जाएगा। ब्लैक होल मतलब ये मतलब वेरी डेंस मैटर, ठीक है, और वेरी स्मॉल। उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, इसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, ये सबको अपने तरफ से मतलब अपने तरफ को खींच देता है, ठीक है। और ये जो सुपरनोवा है ये दो चीज़ में मतलब दो चीज़ के लिए ये सुपरनोवा जो एक्सप्लोजन में बनता है, मतलब एक मतलब फर्स्ट हो गया हम लोग का री इनिशन ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन इन अ डीजेनरेट स्टार, ठीक है। हम लोग का ये जो प्रोसेस क्या होगा ना, री मतलब आप फिर से स्टार्ट होगा, रीस्टार्ट हो जाएगा। और नहीं तो ग्रेविटेशनल कोलैप्स ऑफ द कोर ऑफ ए मैसिव स्टार। ये दो रीजन से हो सकता है,
तो कल हम लोग ये पूरा स्टोरी पढ़े कि कहाँ से शुरू हुआ स्टार। इसके बाद अब लोग ये जो सुपरनोवा फ्यूजन मतलब सॉरी सुपरनोवा जो एक्सप्लोजन हुआ उसके बाद फिर से क्या होगा, धीरे धीरे न्यूट्रॉन स्टार के बाद फिर से एक नया स्टार फॉर्म। ठीक है, तो ये होता है एक मतलब जो स्टार है उसका भी लाइफ एक साइकिल की तरह होता है। बहुत होता है, फिर डेथ होता है, फिर से वो मतलब आ जाते हैं, फिर से उसका डेथ हो जाता है। ठीक है, फिर हम लोग देखे थे कि एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग और हीलियम बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन आटम लेके हम लोग का हीलियम बॉन्डिंग मतलब हीलियम आटम प्रोड्यूस करते हैं, और उसमें एक CNO साइकिल भी आता है। और हीलियम बर्निंग में क्या होता है, मतलब नॉर्मली हीलियम ही बर्न होता है, और हीलियम बर्निंग प्रोसेस में हम लोग को क्या याद है, वहाँ पे 3 हीलियम आइटम यूज होके हम लोग का क्या दे रहा था, एक कार्बन आइटम दे रहा था, इसीलिए उसको हम लोग ट्रिपल अल्फा प्रोसेस बोलते हैं। सॉरी, ट्रिपल अल्फा प्रोसेस। ओके, क्योंकि ये वाला देखो, दो हीलियम कंबाइन होके एक हम लोग का बेरिलियम दे रहा है, और ये वेरी अनस्टेबल है। ठीक है, उसके बाद ये फिर से तुरंत इमीडिएटली क्या करता है, फिर से एक हीलियम पार्टिकल के साथ रिएक्ट करके हम लोग का कार्बन देता है। ये कल देखे थे। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग को देखो यहाँ पे कंटिन्यूसली 3 अल्फा पार्टिकल रिएक्शन में यूज हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिपल अल्फा प्रोसेस। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, सो ये जो हम लोग का हाइड्रोजन और हीलियम बॉन्डिंग के छोड़ के, और हम लोग का अभी आज पढ़ेंगे क्या, कार्बन बॉन्डिंग। ओके, तो कार्बन बॉन्डिंग में क्या, नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि कार्बन का फ्यूज हो रहा है और कुछ नया एलिमेंट और नया हेवियर एलिमेंट प्रोड्यूस हो रहा है। एग्जैक्टली, तो ये कहाँ पे होता है, मैसिव स्टार में होता है। ठीक है, और जिसका जो सोलर मास ग्रेटर देन 8 होता है, और उसका जो टेम्परेचर है वो 10⁹ केल्विन से ज़्यादा होता है। फिर ये क्या होता है, हम लोग का कार्बन बॉन्डिंग प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है। तो at such a high temperature is it possible to overcome the okay repulsion जो है हम लोग का, ये जो कार्बन बॉन्डिंग है, ये पहले उससे पहले हम लोग का हाइड्रोजन हीलियम का जो कोर में क्या हुआ, ऑलरेडी थोड़ा हेवियर मतलब न्यूक्लियर फॉर्म हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, हाँ, इस इनके बीच में एक फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है। ठीक है, तो इसको बर्न होने के लिए जो कार्बन फॉर्मेशन हुआ है हीलियम बॉन्ड में, यहाँ पे जो कार्बन फॉर्म हुआ है, तो इसको बर्न होने के लिए क्या चाहिए, हम लोग को बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि ये सब हेवियर न्यूक्लियाई है। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी भी उतना ज़्यादा रिक्वायर होता है, और तब जब तक एनर्जी नहीं मिलता उतना सफिशिएंट अमाउंट में, तो कार्बन बर्निंग स्टार्ट ही नहीं होगा। और वो मिलता है कब ना, 10⁹ केल्विन टेम्परेचर से जब ज़्यादा होता है। यहाँ पे ये वाला राइट साइड में डायग्राम तुम लोग देख सकते हो। देखो यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो बहुत आउटडेटेड में है, क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत कम है, क्योंकि हाइड्रोजन जो बर्निंग के लिए इसको कम टेम्परेचर चाहिए, यानी कि कम एनर्जी चाहिए। ठीक है, और धीरे धीरे जब तुम कोर के साइड जा रहे हो, यहाँ पे देखो कोर के साइड जा रहे हो, तो धीरे धीरे एक हेवियर एलिमेंट क्या हो रहा है, बॉन्डिंग होना शुरू कर रहा है, और मोर हेवियर एलिमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जब सरफेस का टेम्परेचर में बताए थे, एक जो स्टार है उसका सरफेस टेम्परेचर हम लोग जब कोर तक जाते हैं वो क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है। तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, यानी कि एनर्जी भी हम लोग का उस हिसाब से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो फिर कार्बन बॉन्डिंग में क्या होता है, अब देखो कार्बन बॉन्डिंग में क्या होता है ना, हम लोग का जो 12 कार्बन एटम है वो फ्यूज होके क्या देता है हम लोग का, सॉरी, कार्बन 6, ये फ्यूज होके हम लोग का क्या मिलता है यहाँ पे, Mg। देखो Mg24। ठीक है, तो ये वाला क्या करता है, ये दिस रिएक्शन रिप्रेजेंट्स द कार्बन बॉन्डिंग स्टेज इन द इवोल्यूशन ऑफ ए स्टार। ओके, दिस वन। उसके बाद इतना नहीं, कार्बन बॉन्डिंग में और भी मतलब एलिमेंट फॉर्म होते हैं, जैसे कि Mg फिर से क्या होता है ना, डिके होता है इनटू नियन को। नियन, ये उसका मास हो गया 20 एंड 10, दिस वन इज योर प्रोटॉन नंबर, और एक हीलियम न्यूक्लियाई प्रोड्यूस करता है। ठीक है,
अब हम लोग को कार्बन बॉन्डिंग में क्या मिल गया, पहले तो Mg मिल गया, फिर हम लोग को नियन मिल गया, ठीक है। और उसके बाद और भी एलिमेंट्स है जो कि हम लोग का सोडियम हो गया, ठीक है, और एल्यूमिनियम हो गया। दिस रिएक्शन इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू गाइस, इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ, बस तुम लोग जान लो कि इस रिएक्शन में क्या क्या होता है और कौन सा एलिमेंट हम लोग का मिल रहा है, ठीक है, प्रोड्यूस हो रहा है। जितना ज़्यादा मतलब यहाँ से ऊपर से हाइड्रोजन से सिलिकॉन तक जहाँ जितना आगे, जितना हेवियर एलिमेंट का बर्न होगा, उतना हम लोग का हेवियर एलिमेंट्स फॉर्म होगा, ठीक है, और उतना एनर्जी ट्रिगर होगा। और अब तक का ये सारा का सारा रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है, ठीक है, जो कि हीट प्रोड्यूस करता है, हीट जनरेट करता है। तो इसका जो कार्बन बॉन्डिंग में है, ये सोडियम मतलब सोडियम का भी और मतलब ओरिजिन होता है, फिर एल्यूमिनियम निकलता है, फिर फास्फोरस, फिर सल्फर एंड फिर के पोटेशियम। ओके, तो उससे पहले हम लोग को क्या मिल रहा था, एक Mg मिला था, मैग्नीशियम मिला था और एक मिला था, ठीक है। तो ये सब एलिमेंट्स हम लोग को कहाँ से मिल गया, कार्बन बॉन्डिंग प्रोसेस से, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं। अब हो गया हम लोग का, फिर आएगा क्या, नियन बॉन्डिंग, ओके। तो उसमें थोड़ा देखते हैं क्या, कोई, हाँ हेलो, हाँ हाँ हाँ, मैं तो वही बोली, एक्सोथर्मिक के देखो दो साइड होता है, एक रिएक्टेंट होता है और एक प्रोडक्ट में मिलता है। तो एक्सोथर्मिक में हम लोग का हीट जो है, इस साइड में एनर्जी रिलीज होगा, यू आर राइट। हाँ हाँ, ओके। तो फिर अब हम लोग क्या देखेंगे, नियन बॉन्डिंग प्रोसेस, ठीक है। ये वाला कार्बन बॉन्डिंग के प्रोसेस के बाद हम लोग का नियन फॉर्म हो गया। फिर नियन जब सफिशिएंट अमाउंट में फॉर्म हो जाएगा, फिर उतना एनर्जी उसको मिल जाएगा बॉन्ड होने के लिए, क्योंकि कार्बन बॉन्डिंग से नियन बॉन्डिंग क्या है, ये हेवियर एलिमेंट है, इसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है। ये फिर से वेट करेगा कि कब हम लोग का मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ और उतना एनर्जी हम लोग के पास हो जाए, फिर हम लोग बॉन्ड होना स्टार्ट करेंगे और फिर हम लोग क्या बोलेंगे ना, क्या करेंगे ना, नया एलिमेंट प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसके लिए हम लोग का टेम्परेचर क्या चाहिए, 1.5 इंटू 10⁹ केल्विन, ठीक है। देख रहे हो, तो धीरे धीरे हम लोग का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है सब। तो ये क्या होता है, ये वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए, मतलब इसका जो मतलब स्टेबिलिटी है ये बहुत कम है, ठीक है। तो यहाँ पे इस रिएक्शन में हम लोग क्या हो रहा है कि ना 20 जो नियन है वो एक गामा पार्टिकल के साथ रिएक्ट करके 16 ऑक्सीजन देता है और एक हीलियम एटम देता है। फिर से ये वाला जो नियन है, ये फिर से क्या करता है, ये जो हीलियम पार्टिकल के साथ फिर से रिएक्ट करता है और एक 24 मैग्नीशियम प्रोड्यूस करता है और फिर से गामा पार्टिकल। तो दिस इज द रिएक्शन। तो ओवरऑल हम लोग को क्या मिला, अगर हम लोग 20 नियन एंड 20 नियन को हम लोग जब फ्यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग को क्या मिल रहा है, एक ऑक्सीजन मिल रहा है, ऑक्सीजन 16 जिसका एटॉमिक मास है, और एक हम लोग को मैग्नीशियम मिल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया तुम लोग का रिएक्शन। तुम लोग बस ध्यान रखो कि कौन सा बॉन्डिंग में हम लोग को कौन सा एलिमेंट मिल रहा है, ठीक है। तो अभी आ गया हम लोग का ऑक्सीजन आएगा। ऑक्सीजन हम लोग का ऑक्सीजन बॉन्डिंग होगा, तो ऑक्सीजन बॉन्डिंग में क्या होगा ना, 10⁸ केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर हम लोग को चाहिए ऑक्सीजन बॉन्डिंग के लिए, ठीक है। ऑक्सीजन बॉन्डिंग में हम लोग का क्या हो रहा है, नहीं, हम लोग का टेम्परेचर कितना चाहिए, 10⁸ केल्विन, ग्रेटर देन 10⁸ केल्विन, ठीक है। तो इसका जो मेन प्रोडक्ट है, इसमें हम लोग क्या मतलब हम लोग क्या मिलता है, 28 सिलिकॉन, ऐसे ही, ठीक है। वो जो सेम रिएक्शंस है, ऐसे ही रिएक्शन कर करके सिलिकॉन मिलता है वहाँ पे, P32S। देन हम लोग का ये जो 32 है, ऐसे ये अनस्टेबल है, ठीक है। और ये अनस्टेबल क्या है, स्टेबल क्या है, मैं बताऊँगी। तो इसका रिएक्शन हम लोग का क्या होगा, पहले हम लोग का ऑक्सीजन बॉन्ड हो रहा है, इसका मतलब ऑक्सीजन जो है वो फ्यूज़ होगा और एक ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। उसके बाद हम लोग को क्या मिलेगा, 32, जो कि वेरी रिएक्टिव है, ठीक है, वेरी अनस्टेबल है। ये तुरंत क्या होगा, ये फिर से डिके होके फिर से 28 सिलिकॉन बना देगा और एक हीलियम पार्टिकल देगा, ठीक है। ये फर्दर रिएक्ट करके क्या बनेगा, फिर से 31 सिलिकॉन बनाएगा और एक हाइड्रोजन एटम फॉर्म करेगा, ठीक है।
उसके बाद फिर क्या करेगा, ये 32 सिलिकॉन फॉर्म करेगा। तो इस प्रोसेस में हम लोग सिलिकॉन मिल गया, फिर हम लोग का फास्फोरस सल्फर ऐसे ही फॉर्म होता है, ठीक है। फिर हम लोग का लास्ट में आता है जो कि सिलिकॉन बॉन्डिंग प्रोसेस। तो इसी से मतलब सिलिकॉन के बाद से ये फ्यूज होके हम लोग का हेवियर एलिमेंट देता है, कब तक ना, हम लोग का जो आयरन है, ठीक है, आयरन 56 से वहाँ तक का हम लोग का एलिमेंट सारा फॉर्म हो जाता है बाय दिस बॉन्डिंग प्रोसेसेस, ओके। तो सिलिकॉन बॉन्डिंग में वैसे ही ज़्यादा अमाउंट की टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, जो कि 3 × 10⁹ केल्विन, परफेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग देखो टेम्परेचर जब बढ़ रहा है तो यहाँ क्या हो रहा है, तो मोर हेवियर एलिमेंट फॉर्म हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो डेंसिटी है ये भी क्या हो रहा है, इंक्रीज होते आ रहा है। तो जब सिलिकॉन बॉन्डिंग होता है तब तक डेंसिटी हम लोग का कितना हो जाता है, 10⁻⁷ ग्राम पर सेंटीमीटर। देखो कितना हाई डेंसिटी, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, ये वाला जो प्रोसेस है ये 2 वीक्स और लेस देन 2 वीक्स मतलब में ख़त्म हो जाता है, और ये डिपेंड करता है मास कितना है, हम लोग का मास ऑफ द स्टार कितना है। अगर मास मतलब अगर लार्ज स्टार हुआ तो ये वाला जो लाइफ स्पैन और ये जो प्रोसेस का जो हाँ स्पैन है वो कम होगा, क्योंकि मैं बोली थी जो लार्जेस्ट स्टार है उनका लाइफ टाइम शॉर्टर है, क्योंकि जो रिएक्शन होता है, जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है वो बहुत फास्ट फास्ट होता है, और वो जो भी हम लोग का मतलब रिएक्टेंट रहता है वो फास्ट फास्ट सब लोग मतलब सब कंज्यूम कर लेते हैं और वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और जो स्मॉलेस्ट स्टार होते हैं उसका मास कम रहता है, उसका लाइफ टाइम और लाइफ स्पैन थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे जो प्रोसेस है ये थोड़ा स्लो रहता है, ठीक है। थोड़ा मतलब कंसेप्ट को याद रखो, फिर कुछ याद रखने के लिए तुम लोग को ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है ना, हम लोग का ये दिस वन इज योर मोर कॉम्प्लिकेटेड स्टेज दैन द अदर्स, ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि ये जो सिलिकॉन है और सल्फर आइसोटोप है ये हाईली चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या क्या मिल रहा है ना, सिलिकॉन बॉन्डिंग प्रोसेस से हम लोग को 56 निकेल मिल रहा है, ठीक है। और 56 निकल के बाद हम लोग को क्या मिल रहा है, कोबाल्ट मिल रहा है 56। उसके बाद क्या मिल रहा है हम लोग को, 56 आयरन मिल रहा है। इसीलिए देखना ये हो गया हमारा लास्ट प्रोसेस, ठीक है। और इसमें हम लोग का 56 तक का सारा एलिमेंट यहाँ पे फॉर्म हो चुका है, और इसीलिए ये सबसे डेंसियर है, इसीलिए कोर में फॉर्म होता है, और कोर सबसे हम लोग का डेंसिटी सबसे हाईएस्ट है ना। ठीक है, अभी पता चला कि हम लोग का जो निकल और आयरन जो जैसे देखो ऐसे अर्थ का जो कोर मान लो उसका भी कंपोजिशन क्या है, नीफे ही है। तो क्यों है अभी पता चला, क्योंकि वो सबसे हेवियर है, ठीक है। तो इस प्रोसेस से हम लोग का क्या हो गया ना, सिलिकॉन सिलिकॉन मतलब दो सिलिकॉन फ्यूज होके हम लोग का एक नियन दे दिया, नियन के बाद कोबाल्ट 56, देन फिर क्या हुआ हम लोग का आयरन 56 फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे हम लोग का क्या क्या मिला, एक निकल मिल गया, एक कोबाल्ट मिल गया और एक आयरन एलिमेंट मिल गया, ठीक है। तो in this way, elements as heavy as iron 56 can be produced. ठीक है। तो इससे आगे जो भी हम लोग का एलिमेंट फॉर्म होगा वो एंडोथर्मिक हो जाएगा। यहाँ तक के लिए हम लोग का जो था वो एक्सोथर्मिक था, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक हो जाएगा। इसका मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड करेगा वो फर्दर मतलब एलिमेंट फॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो उसमें आता है एक एस प्रोसेस, एक आर प्रोसेस, और उसमें एक डायग्राम में एक्चुअली मैं वो वाला मतलब ग्राफ जो भी मैं ढूंढ रही हूँ, तो उसको मैं तुम्हें आइदर नेक्स्ट क्लास नहीं तो मैं कभी भी तुमको मतलब बता दूंगी, ठीक है, मैं भूलूंगी नहीं। तो इसमें एक है हम लोग का स्लो प्रोसेस और इसमें एक है आर प्रोसेस, तो इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए थोड़ा ये वाला जो थ्योरी पार्ट है रहने देते हैं। तो आज थोड़ा नया स्टार्ट करते हैं जो कि है हम लोग का स्टेबल आइसोटोप, और नॉर्मली आज पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू आइसोटोप जियोकेमिस्ट्री, ठीक है। ओके, तो अभी तक का किसी का कुछ डाउट्स है, आई होप कि ना हो, अगर होगा तो मुझे क्लास के बाद पूछ लेना। तो ओके, आ जाओ। तो आइसोटोप जियोकेमिस्ट्री क्या है, मुझे पहले बताओ आइसोटोप क्या है। हम लोग सबसे फर्स्ट क्लास में शायद आइसोटोप क्या है पढ़े थे, कोई एक बोलो। ओके, मैं ही बोल दूँ, या प्रोटॉन नंबर सेम होगा, ठीक है, सेम प्रोटॉन नंबर होगा और डिफरेंट
न्यूट्रॉन नंबर होगा। ठीक है। हम्म। और देखो यहाँ पे प्रोटॉन नंबर सेम रह रहा है और जो न्यूट्रॉन नंबर है वो मतलब चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या है, हम लोग का जो एटॉमिक मास है ये क्या है, p+n है। तो ये यहाँ पे अगर ये वाला कांस्टेंट है और ये चेंज हो रहा है या मतलब कम और ज़्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है। तो द atom with same number of protons and but different number of neutrons or atomic number is called as isotope। ठीक है। गुड। तो ओके, आइसोटोप जियोकेमिस्ट्री में हम लोग का क्या होता है, देखो डेफिनेशन देख, तो इट इज एन एस्पेक्ट्स ऑफ जियोलॉजी बेस्ड अपॉन द स्टडी ऑफ नेचुरल वेरिएशंस इन द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। मतलब हम लोग का जो भी अर्थ क्रॉस में या मतलब जो भी यूनिवर्स में जहाँ पे हम लोग का आइसोटोप का ये जो अबंडेंस है, कोई एक 90% है, कोई बहुत मिनिमम अमाउंट है, वो कैसे हो रहा है, उसका वेरिएशन कैसे हो रहा है। ठीक है। तो उसको हम लोग देखते हैं और मेनली ये हम लोग का एज डिटर्मिनेशन में काम आता है। हम लोग आगे पढ़ेंगे आइसोटोप में स्टेबल आइसोटोप है, अनस्टेबल आइसोटोप है। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, जैसे कि कार्बन। कार्बन का ये वाला क्या है, ये प्रोटॉन नंबर है, यानी कि ये जेड है। ठीक है। ये भी हम लोग का प्रोटॉन नंबर है, जेड है। तो ये वाला क्या हो गया, एटॉमिक मास हो गया। तो यहाँ पे अगर 12 - 6 करें हम लोग का कितना मिला, 6। तो यहाँ पे जो न्यूट्रॉन नंबर है वो 6 है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 7 है, क्योंकि 13 - 6 इज योर 7। और यहाँ पे क्या है, 8 है। देख रहे हो। ठीक है। लेकिन इसका जो अबंडेंस है ये देखो 98.9% जो कार्बन 12 है, और ये कार्बन 13 का ओनली 1.1% और कार्बन 14 का तो वेरी मिनिमम। ठीक है। ये देखो लेस दैन 0.001%। तो ये क्यों है, ठीक है, इसका अबंडेंस क्यों है। जैसे कि तुम लोग ऐसे भी बोल सकते हो, बेसिकली हम लोग का क्या होता है, क्योंकि इसका जो अबंडेंस लो है, क्योंकि ये मे भी अनस्टेबल होगा, ये बहुत ही अनस्टेबल होगा, इसीलिए वो तुरंत डिके हो जाता है या चेंज हो जाता है। ठीक है। इसलिए उसका अबंडेंस कम है। तो ये बाद में हम लोग आएंगे कि क्यों इसका अबंडेंस कम है, और नहीं, मैं तो पहले से पता मतलब बता भी चुकी हूँ। और फिर इसका और एक एग्जांपल हम तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये हाइड्रोजन हो गया, ड्यूटेरियम हो गया, ट्राइटियम हो गया। तो इसका भी हम लोग का क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रोटॉन नंबर सबका एक है, 1 है। ठीक है। और इसका सिर्फ जो मास नंबर है वो चेंज होता जाता है। तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोटोप। ठीक है। तो मेनली अभी थोड़ा देखते हैं मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोटोप। आइसोटोप मतलब मेनली हम लोग का दो टाइप का होता है, एक होता है तुम लोग का स्टेबल आइसोटोप और एक होता है तुम लोग का अनस्टेबल आइसोटोप। ये स्टेबल क्या होता है ना, एन आइसोटोप दैट फॉर्म्स अनदर आइसोटोप ऑफ एन रेडियोएक्टिव डिके। ये होता है हम लोग का अनस्टेबल आइसोटोप, जो कि हम लोग का तुम लोग का हो गया, इसको और भी बोलते हैं रेडियो एक्टिव, जो एक्टिव है। ठीक है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप, जो कि एक सिंगल जो एटम होता है वो वेरी अनस्टेबल होता है, और उसको स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ता है ना, कुछ एनर्जी रिलीज करना पड़ता है और एक नया एटम फॉर्म करता है ताकि वो स्टेबल हो पाए। ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप। एंड आइसोटोप दैट फॉर्म्स अनदर आइसोटोप ऑफ एन रेडियो एक्टिव डीके। तो ये रेडियो एक्टिव डीके क्या होता है, मतलब ये तो पता है लेकिन फिर भी मैं बताऊंगी, पहले ये वाला थोड़ा देख लो। ठीक है। रेडियो एक्टिव डीके याद रखना। और ये जो रेट मतलब ये जो स्टेबल आइसोटोप है, ये स्टेबल ही है। इसको मतलब ये पहले से स्टेबल ही है। इसको और डिके होना मतलब ये डिके नहीं होता। ये आइसोटोप जो है वो डिके नहीं होता, ये अनस्टेबल होता है, इसीलिए वो एनर्जी कुछ रिलीज करने के लिए मतलब वो स्टेबल होने के लिए कुछ एनर्जी रिलीज कर देता है, और एक नया हम लोग का एटम हो गया और एलिमेंट हो गया जो भी फॉर्म होता है। ठीक है। तो स्टेबल आइसोटोप में क्या है, यहाँ पर भी हम लोग का दो टाइप का स्टेबल आइसोटोप होता है। एक होता है हम लोग का रेडियोजेनिक स्टेबल और एक होता है नॉन रेडियोजेनिक स्टेबल। वन इज योर radiogenic stable, another one is your sorry non-radiogenic stable, non-radiogenic stable।
ओके। तो ये रेडियोजेनिक स्टेबल तो स्टेबल हो गया, वो मतलब किसी और दूसरे एलिमेंट को डिके नहीं होता है, लेकिन ये रेडियोजेनिक और नॉन रेडियोजेनिक ये कैसा होता है? ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड, ये वाला मैं थोड़ा इरेज कर देती हूँ फिर बताती हूँ। तो हम लोग का ये जो रेडियोजेनिक स्टेबल है ना, देखो, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो क्या होता है, वो स्टेबल होने के लिए हम लोग का डीके होता है, डीके होके एक स्टेबल डटर एलिमेंट प्रोड्यूस करता है। ठीक है। तो हम लोग का जो रेडियो एक्टिव होता है, मतलब मान लो रुबिडियम। ओके, रुबिडियम 87 ये क्या है, ये रेडियो एक्टिव है, और इसको स्टेबल होने के लिए ये क्या होता है ना, स्ट्रोंशियम 87 को वो डीके कर जाता है। ठीक है। तो ये वाला क्या हो गया तुम लोग का, ये हो गया रेडियोजेनिक स्टेबल। इसका मतलब एक रॉक में अगर मतलब पहले से स्टार्टिंग से इनिशियल एसर वैल्यू अगर मतलब कुछ है और ज़ीरो है जो भी है, ये धीरे धीरे अगर वहाँ पे रुबिडियम है तो इसका वैल्यू हम लोग का क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। लेट इसका इनिशियल वैल्यू एक्स जीरो था। ठीक है। कुछ टाइम के बाद जब रुबिडियम डीके होके स्ट्रोंशियम को मतलब कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रोंशियम एक स्टेबल एलिमेंट है। ठीक है। उसके बाद इसका मतलब वैल्यू जो है वो एक्स ए को पहुंच जाएगा। इसका मतलब रॉक में इसका जो वैल्यू है और इसका जो अबंडेंस है वो वैरी करेगा। लेकिन स्ट्रोंशियम का और एक आइसोटोप है जो कि 86 स्ट्रोंशियम, सॉरी 85 स्ट्रोंशियम है। ठीक है। उसको हम लोग नहीं, आई वाज राइट, 86 है। ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, नॉन रेडियोजेनिक स्टेबल, मतलब कोई भी ऐसा अनस्टेबल एलिमेंट नहीं कि जो 86 रूबी मतलब डिके होके 86 रूबिडियम मतलब सॉरी स्ट्रोंशियम देता है। तो इसीलिए इसका जो वैल्यू है, इसका जो अबंडेंस है, वो अबंडेंस तो वेरी होगा लेकिन उसका जो वैल्यू है ये चेंज नहीं होगा, ये कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है। अगर यहाँ पे एक रॉक है, अगर यहाँ पे एक रॉक है जो कि 4 बिलियन ईयर्स एगो है, बहुत पुराना रॉक है। ठीक है। और उसमें रुबिडियम है और स्ट्रोंशियम स्ट्रोंशियम भी है। ठीक है। और रुबिडियम है मतलब रुबिडियम रुबिडियम का जो भी आइसोटोप्स है सारा का सारा है। और ये स्ट्रोंशियम में भी इसका दो आइसोटोप है जो कि हम लोग का 87 और 86 हो गया। तो कुछ सालों बाद मतलब अगर ये वाला रॉक को हम लोग लाएंगे लेबोरेटरी पे और अगर एज डिटरमाइन करेंगे कि ये कितने साल का हो गया, तो उसको जब स्टडी करेंगे देखेंगे कि ये जो 87 रुबिडियम है, ठीक है, इसका जो वैल्यू है ये इंक्रीज हुआ है, और 86 जो है वो जितना था उतना ही है। क्योंकि एक हम लोग का रुबिडियम जो है डिके होके 86 दे रहा है, लेकिन 80 सॉरी 87 दे रहा है, लेकिन 86 वैसे ही कांस्टेंट है। इसका जो इनिशियल वैल्यू था अभी प्रेजेंट वैल्यू भी सेम रहेगा, लेकिन 87 का जो इनिशियल वैल्यू था वो कुछ सालों के बाद मतलब कुछ सालों मीन्स बहुत मिलियन ईयर्स के बाद जब रुबिडियम डिके होकर स्ट्रोंशियम फॉर्म मतलब स्ट्रोंशियम को डिके होगा, तब ये जो स्ट्रोंशियम का वैल्यू है वो चेंज होगा। ठीक है। तो हम लोग का रेडियो तो मतलब ये सबसे क्या मिला हमको ना, रेडियोजेनिक स्टेबल किसको बोलते हैं ना, दैट डॉटर आइसोटोप फॉर्म्ड अपन रेडियो एक्टिव डिके ऑफ पेरेंट आइसोटोप, बट दैट डॉटर आइसोटोप इज नॉन रेडियो एक्टिव। ठीक है। और नॉन रेडियोजेनिक स्टेबल क्या होगा, नाइदर रेडियो एक्टिव नॉन रेडियोजेनिक। तो आई होप कि मैं कंफ्यूज ना किया हो, अगर कुछ डाउट्स होगा तो मुझे पूछ लेना। ठीक है। तो यहाँ पे मैं तुमको इक्वेशन लिख के दिखाऊंगी, तो तुम्हें पूछूंगी कि अभी अच्छा ठीक है, तुम लोग को पता है डीके इक्वेशन? अगर नहीं पता कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग पढ़ेंगे। ये एक एसएमएनडी सिस्टम है। ठीक है, सामरियम एंड नियोडिमियम। तो इसमें मुझे बताना कि which one is your radioactive isotope और which one is your radiogenic isotope और which one is your non radiogenic stable isotope। ओके। तो ये 143 ND बाय 144 ND प्लस 147 SM by 144 ND into e to the lambda t minus 1। तो इसका जो हम लोग का मतलब स्टार्टिंग इक्वेशन है वो 147 ऐसे ठीक के होके क्या दे रहा है ना, 143 ND
अब मुझे कोई माइक ऑन करो और बताओ कि इस रिएक्शन में, ये इस इक्वेशन में, इस डीके इक्वेशन में कौन सा रेडियो एक्टिव है और कौन सा रेडियोजेनिक है और कौन सा नॉन रेडियोजेनिक है? कोई बता पाएगा? जल्दी, आई गिव यू 10 सेकेंड। या, गुड, दिस वन इज ये वाला 143 ND। या, गुड, या, एग्जैक्टली। और इसको हम लोग ऐसे मतलब इसका रेशियो क्यों लेते हैं? क्योंकि हमको पता चल जाएगा। देखो, कोई भी अगर तुम लोग एक एक मतलब कुछ भी तुम किसी के साथ कंपेयर करना चाहते हो और जिसका एग्जैक्टली वैल्यू पता नहीं, लेकिन उसको तुम लोग उसका रिलेटिव जो भी मतलब परसेंटेज है वो निकालना चाहते हो, तो एक अच्छा है ना, कोई एक स्टेबल के साथ तुम कंपेयर करो। देखो, अगर यहाँ पे एक एक पोल मान लो, ठीक है, यहाँ पे एक पोल मान लो, यहाँ पे तुम्हारे घर के सामने तुम जब जाते हो तो यहाँ पे एक पोल है, ठीक है, और तुम अपना क्या करते हो ना, टाइम के हिसाब से तुम्हारा हाइट को तुम मेजर करना चाहते हो कि तुम कितना लंबा होगे। तो बचपन में तुम क्या होगे, इतना छोटा सा रहोगे, ठीक है, और उसके बाद धीरे 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 जब हाइट इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, तुम जब बड़े हो जाओगे, कॉलेज में पढ़ोगे या कुछ भी, तो तब थोड़ा हाइट इंक्रीज हो जाएगा। तो ये वाला तुम चेंज हो रहे हो, लेकिन तुम्हारा ये जो पोल है ये सेम है, और उस हिसाब से तुम कंपेयर कर रहे हो कि तुम कितना ज़्यादा मतलब तुम्हारा जो सॉरी तुम्हारा जो हाइट है वो कितना ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, कितने रेट में इंक्रीज हो रहा है, या कितने ज़्यादा है इसमें से, ठीक है। तो इस टाइप से ये जो पोल हो गया हम लोग का, ये 144 ND और 86 ट्रांसियम, तुम जो भी ले सकते हो, वो स्टेबल है, उसका जो वैल्यू है, उसका जो परसेंटेज है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है, वो उतना ही है। और उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, ये सारा चीज़ को कंपेयर करते हैं, क्योंकि ये जो 147 SM है ये कंटिन्यूसली डिके हो रहा है 143 को, ठीक है। और अगर हम लोग एक कांस्टेंट के साथ उसको रेशियो निकाल दें तो हमको पता चल जाएगा कि ये इतने साल में इसका जो कितना डिके हुआ है, कितना परसेंटेज ऑफ मतलब सैमेडियम हम लोग का नियोडिमियम को डिके हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से पता चल गया कौन सा रेडियो एक्टिव है, ये वाला। और हाँ, इसको हम लोग बोलते हैं पेरेंट आइसोटोप और इसको हम लोग बोलते हैं डटर, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग का पेरेंट एलिमेंट और पेरेंट आइसोटोप जो भी, और इसको हम लोग बोलते हैं डटर। और पेरेंट टिके होकर हम लोग का एक स्टेबल डटर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का इंट्रोडक्शन, क्या है मतलब रेडियो एक्टिव क्या, नॉन मतलब हाँ, रेडियोजेनिक स्टेबल क्या है, नॉन रेडियोजेनिक स्टेबल क्या है, बस। उसके बाद फिर हम लोग क्या आएंगे, रेडियो एक्टिव डिके क्या है, ठीक है। आज बस मैं रेडियो एक्टिव डिके क्या है बताऊंगी। हम लोग नेक्स्ट क्लास में लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके पढ़ेंगे, कुछ फॉर्मूलाज भी देखेंगे और उस रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, हाँ, यहाँ मतलब ये सॉरी, रेडियो एक्टिव डिके के बोलने से पहले मैं और एक बताती हूँ। ये जो आइसोटोप जियोकेमिस्ट्री है उसको मतलब ये दो टाइप का है। एक है ट्रेडिशनल, ये ये क्या है, ये जो आइसोटोप जियोकेमिस्ट्री है, ठीक है, उसका मतलब क्लासिफिकेशन, एक ट्रेडिशनल और एक नॉन ट्रेडिशनल स्टेबल आइसोटोप जियोकेमिस्ट्री। एक हो गया तुम लोग का ट्रेडिशनल और एक हो गया नॉन ट्रेडिशनल, ठीक है। और ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल में फ़र्क क्या है? देखो, ट्रेडिशनल जो है ये हो गया, ये इसमें हम लोग जो स्टडी करते हैं वो लाइटर एलिमेंट का आइसोटोप से, लाइटर एलिमेंट का जो आइसोटोप है उसको हम लोग ट्रेडिशनल में स्टडी करते हैं, और ये बहुत सालों से चलता आ रहा है, सिंस 1940, ठीक है। और लाइटर एलिमेंट यानी कि हम लोग का कार्बन हो गया, हम लोग का ऑक्सीजन हो गया, हम लोग का हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, हम लोग का नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, ये सब लाइटर एलिमेंट का जब आइसोटोप हम लोग स्टडी करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, ट्रेडिशनल स्टेबल आइसोटोप जियोकेमिस्ट्री, ठीक है। और नॉन ट्रेडिशनल में क्या आता है, हम लोग का जो इवॉल्व हुआ है ओवर मतलब ये जस्ट 2 डिकेड हुआ है, इसका इवोल्यूशन हुआ है, और इसमें हम लोग मतलब लाइटर के साथ साथ हेवियर एलिमेंट का आइसोटोप भी स्टडी करते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग किसी मतलब इसको मतलब इसका जो आइसोटोप स्टडी करने के लिए हम लोग एक IRMS, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, इसका जो है आइसोटोप रेशियो मास स्पेक्ट्रोमेट्री, ठीक है, इससे हम लोग ये वाला स्टडी करते हैं जो ट्रेडिशनल है। और इसमें क्या
हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि हम लोग का हो गया MCICPMS, कोई सुना है? MCICPMS। MC मीन्स मल्टी कलेक्टर इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा मास स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, अब बस नाम सुन लो ताकि पता होगा, मतलब पता हो जाए कि अच्छा हम लोग का जो भी है ये एक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, आगे जाके किसी का अगर मतलब रिसर्च में इंटरेस्ट है, कोई पीएचडी कर रहा है या कुछ कर रहा है, तो उसको ये सब में काम करना पड़ेगा, अगर कोई जियोकेमिस्ट्री में कर रहा है तो। ठीक है, और एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि टिम्स। क्या है? टिम्स। ये है थर्मल आयोनाइजेशन मास स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, हम लोग का जो नॉन ट्रेडिशनल हो गया, इसको अभी मतलब आजकल हम लोग एमसीआईसीपीएमएस और टिम्स यूज करके उसको स्टडी करते हैं। ठीक है, और इस यहाँ यहाँ पे क्या होता है हम लोग का, हाँ दैट्स इट, आई थिंक दैट्स इट। हेवियर एलिमेंट यानी कि जो लिथियम हो गया और कैल्शियम मैग्नीशियम जिरकन, ये सब आयरन हो गया, ये सब इसमें हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, और ये पुराना है, मतलब ट्रेडिशनल है, नाम से पता चल रहा है, और ये अभी अभी नया 2 डिकेट्स हुआ है इसका इवोल्यूशन होता है, मतलब उसका जो ओरिजिन हुआ है। ठीक है, दिस इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, जस्ट पता चल जाना चाहिए। बस ध्यान रखो कि ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल कुछ है और क्या है। ओके, अब चलते हैं हम लोग रेडियो एक्टिव डिके में। रेडियो एक्टिव डिके इज द प्रोसेस बाय व्हिच एन अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियाई, अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियाई मतलब तुम लोग का पेरेंट न्यूक्लियाई, लूजेस एनर्जी बाय रेडिएशन। ठीक है, ये क्या करता है ना, एनर्जी लूज करता है ताकि वो एक स्टेबल स्टेट में आ जाए, और वो स्टेबल स्टेट में आके वो क्या करता है, एक डर्टर एलिमेंट प्रोड्यूस करता है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डर्टर एटम। ठीक है, तो एक मटेरियल कंटेनिंग अनस्टेबल न्यूक्लियर इज कंसिडर्ड एज रेडियो एक्टिव। ठीक है, अभी हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है। ओके, यहाँ पे एक स्टोरी सुनाती हूँ, सुनो कि कैसे आया हम लोग का रेडियो एक्टिव डीके जो है वो कैसे आया। देखो, फर्स्ट हम लोग का क्या हुआ, हमने रदरफोर्ड नाम तो सुना ही होगा। ठीक है, हम लोग का रदरफोर्ड एंड सॉरी, ये दोनों क्या करते थे, क्या कर रहे थे ना, लैब में एक दिन एक्सपेरिमेंट करते थे। कब ना, 1902 में। ओके, तो ये मतलब जब काम कर रहे थे और जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ये क्या किए ना, एक थोडियम नाइट्रेट, हम लोग का थोडियम नाइट्रेट को ये क्या किए ना, पानी में डिजल्व कर दिए। ठीक है, इसका मतलब ये जो थोडियम नाइट्रेट है इसको पानी में डिजल्व कर दिए। ठीक है, इसके बाद वो क्या किए, उसको डिजल्व करने के बाद उसको फिर से प्रेसिपिटेट किए, फिर से उसका प्रेसिपिटेशन कर दिए, क्योंकि रिप्रेसिपिटेट। उसके बाद उनको जो मिला, ये रिप्रेसिपिटेशन होने के बाद ये समथिंग थोडियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में ये प्रेसिपिटेशन हो गया। ठीक है, उसको वो क्या किए, 1 महीने के लिए उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखे, और ऑब्जर्वेशन रखने के बाद वो कुछ चेंजेस देखे, मतलब उसमें दिखाई दिया। ठीक है, क्या कर रहे थे ना, रदरफोर्ड जो सॉरी है वो लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वो क्या किए, जो थोडियम नाइट्रेट है वो वाटर में डिजल्व किए, उसके बाद फिर से उसको प्रेसिपिटेशन करवाए। ठीक है, तो दे फाउंड दैट द रेडियो एक्टिविटी ऑफ थोडियम। ठीक है, तुमको पता है थोडियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। द रेडियो एक्टिविटी ऑफ थोडियम वॉज ग्रेटली डिक्रीज्ड, बट द रिमेनिंग सॉल्यूशन कंटेन्ड ए हाईली रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ये जो ये जो थोडियम था वो रिप्रेसिपिटेशन होने के बाद क्या देखे, ये जो थोडियम का जो परसेंटेज है वो डिक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे और एक कोई एलिमेंट है जो उससे भी ज़्यादा हाईली रेडियो एक्टिव है, और उसको वो क्या नाम दे दिए, वो THX करके दे दिए, क्योंकि वो पता नहीं था उनको वो क्या है। इसका परसेंटेज डिक्रीज होने के साथ साथ ये और एक जो एलिमेंट है वो उसका परसेंटेज इंक्रीज होता गया, और ये हाईली रेडियो एक्टिव था। ठीक है, फिर वो क्या किए, 1 महीने के लिए इसको ऑब्जर्व किए, फिर ठीक है फिर से अंडर ऑब्जर्वेशन रखे। उसके बाद फिर से क्या मिला कि ये जो THX वो धीरे धीरे फिर से एक्सपोनेंशियली डिक्रीज किया। ठीक है, और ये जो थोडियम है ये फिर से इसका जो परसेंटेज है वो फिर से इंक्रीज किया, और ये जो THX था ये लोग उसका नाम दे दिए रेडियम। ओके, तो उसके बाद वो मतलब जो ऑब्जर्वेशन
का मतलब करने के बाद उसका जो कंक्लूजन मिला वो क्या बोला, तो द एक्टिविटी ऑफ ये जो रेडियम डिक्रीज्ड एक्सपोनेंशियली टू जीरो, ये पूरा जीरो हो गया, ठीक है, इन दैट पीरियड ऑफ टाइम, कुछ पीरियड में बोली 1 मंथ के लिए उनका एक्सपेरिमेंट मतलब उनका ऑब्जर्वेशन चला था। द एक्टिविटी ऑफ थोडियम रिकवर्ड इट्स प्रीवियस इंटेंसिटी, ठीक है, तो टोटल एक्सपेरिमेंट यही था। थोडियम का पहले जो हम लोग का थोडियम का जो परसेंटेज था वो डिक्रीज होता गया। क्यों होता गया? क्योंकि मैं बताई थी तुम लोग को फर्स्ट क्लास में, ये जो थोडियम है ये किसको डिके होता है ना, लिड को, और ये है उसका फाइनल डॉटर मतलब प्रोडक्ट, ओके। लेकिन उससे पहले थोडियम क्या होता है, रेडियम को कन्वर्ट होता है, फिर से रेडियम थोडियम को कन्वर्ट होता है, और बहुत सारा यहाँ पे जो मतलब अनस्टेबल डॉटर एलिमेंट बहुत सारे हैं, जिसके लिए वो जो अबिडेंस वाला जो ग्राफ था उसमें गैप था, ठीक है। और उनका जो लाइफ मतलब हाफ लाइफ है, उनका जो लाइफ स्पैन है बहुत ही ज़्यादा कम है, इसीलिए वो फिर से डिके हो जाता है और वो वेरी अनस्टेबल, दे आर वेरी अनस्टेबल, ठीक है। इसीलिए ये जो 1 महीना मतलब 1 मंथ को जो ऑब्जर्वेशन किए, ये जो थोरियम था ये पहले रेडियम को फिर से क्या हुआ, डिके हो रहा, फिर से ये जो रेडियम था धीरे धीरे फिर से क्या हुआ, ये थोरियम को डिके होने लगा, तो इसीलिए थोरियम का परसेंटेज जो है ये मतलब घटता गया और रेडियम का इंक्रीज होता गया, और फिर जब रेडियम फिर से डिके होने लगा थोरियम को, तो ये रेडियम का जो अबंडेंस है वो कम मतलब घटता गया और थोरियम का फिर से इंक्रीज हुआ, ठीक है। और इस एक्सपेरिमेंट से वो क्या कंक्लूजन मिला, द रेडियो एक्टिविटी इन्वॉल्व द स्पॉन्टेनियस डिकम्पोजिशन ऑफ द एटम्स ऑफ वन एलिमेंट टू फॉर्म एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट, ओके। तो रेडियो एक्टिव डीके में क्या होगा, एक अनस्टेबल एलिमेंट जो है वो स्टेबल होने के लिए वो क्या होता है ना, कंटिन्यूसली डीके करता है, और इसको ही हम लोग रेडियो एक्टिव डीके बोलते हैं, क्योंकि जो एलिमेंट डीके करता है वो नॉर्मली रेडियो एक्टिव है, वो वेरी अनस्टेबल है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग का एक लॉ वो लोग सजेस्ट किए, जो कि ये मतलब जो बोला जाता है, सुन लो अच्छे से, रेडियो एक्टिविटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन एटम्स एंड दैट द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एटम्स रिमेनिंग, ठीक है। और उसको हम लोग अगर लिखेंगे तो माइनस डी एन बाई dt is proportional to n, and this is the number of atoms remaining, the remaining number of atoms, ठीक है। और जो कि अनस्टेबल है, जो कि अनस्टेबल है, जो कि रेडियो एक्टिव है, ये हो गया उनका एक लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। और ये जो टी है ये हो गया रिमेनिंग, ओके, ये जो ये दिस वन जो एन है आर टाइम टी, मतलब अभी रिसेंट टाइम में ये एन कितना हम लोग के पास अनस्टेबल आइटम बच गया है, रह गया है, ठीक है। एंड हियर डी एन बाई डी टी ये क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ नंबर ऑफ पेरेंट एटम्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ नंबर ऑफ पेरेंट एटम्स मीन्स दैट अनस्टेबल एटम्स और दैट रेडियो एक्टिव एटम, ठीक है। एंड यहाँ पे माइनस साइन क्यों है, क्योंकि हम लोग देखो पेरेंट एटम मान लो यहाँ पे 100% है, ठीक है, और ये डिके होने के बाद क्या होगा, अगर 100 एटम्स यहाँ पे है वो धीरे धीरे डिके होने के बाद ये क्या होगा, डिक्रीज होगा ना इसका जो नंबर है, ठीक है। मे बी कुछ टाइम के बाद ये 60 हो जाएगा, ओके। तो इसीलिए यहाँ पे टाइम के साथ साथ ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है इसका वैल्यू, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग का नेगेटिव साइन है, ठीक है, बिकॉज द रेट डिक्रीजेस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, अगर इंक्रीज होता इसका रेट अगर इंक्रीज होता तो हम लोग का यहाँ पे पॉजिटिव रहता, मतलब यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन है। तो यहाँ से हम लोग फिर से नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे कि रेडियो एक्टिव जो डिके लॉ लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी क्या है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग का जो टाइप्स ऑफ डिके है, मतलब ये जो पेरेंट एटम्स डॉटर एटम को जब डिके होता है, ये कुछ कुछ पार्टिकल मतलब कुछ कुछ एनर्जी पार्टिकल के हिसाब से रिलीज करते हैं, और वो मेनली 3 टाइप से है। एक हो गया तुम लोग का अल्फा डिके, सेकेंड वन इज द बीटा डिके और फिर गामा डिके। यहाँ पे राइट साइड डायग्राम में देखो तुम लोग का अल्फा डिके में क्या हो रहा है, अगर एक पेरेंट न्यूक्लियाई डिके होके मान लो यहाँ पे अल्फा डिके हो रहा है और एक डॉटर न्यूक्लियाई दे रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक हीलियम प्रोड्यूस हो रहा है, और हीलियम इज योर अल्फा पार्टिकल है। जब हम लोग ट्रिपल अल्फा
प्रोसेस पढ़े थे वहाँ पे तुम्हें पता था कि हीलियम इज योर अल्फा पार्टिकल, यानी कि इसका जो ये जो पेरेंट है एक अल्फा पार्टिकल रिलीज कर रहा है, ठीक है। और देखो यहाँ पे अगर अल्फा पार्टिकल है तो इसका जो एटॉमिक मास है वो कितना है, 4 है, और इसका जो प्रोटॉन है 2 है। तो ये जो डटर एलिमेंट है अगर इसका एटॉमिक मास ए होगा और इसका जो प्रोटॉन नंबर है वो जेड होगा, ये सॉरी सॉरी ये वाला, अगर पेरेंट वाला जो है इसका जब एटॉमिक नंबर ए होगा और इसका जो प्रोटॉन नंबर अगर जेड होगा, ये एक अल्फा डिके करने के बाद क्या होगा, अल्फा डिके का जो मास नंबर क्या है 4 है, तो ये डिके कर रहा है यानी कि माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या होगा, -4 होगा, और हम लोग का जो प्रोटॉन नंबर है वो -2 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग का ये हीलियम एक आटम वो रिलीज हो रहा है, ठीक है। ये हो गया तुम लोग का अल्फा डिके। बीटा डिके में क्या होता है ना, बीटा डिके में एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, इलेक्ट्रॉन इज माइनस चार्ज, इसीलिए माइनस को प्लस में बैलेंस करने के लिए इसका जो मिलता है हम लोग का जो पेरेंट जब डॉटर को मतलब फॉर्म करता है, डिके होता है, तो इसका एक प्रोटॉन नंबर इंक्रीज हो जाता है और मास नंबर सेम रहता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं बीटा डिके। और ये क्या है हम लोग का नेगेटिव बीटा डिके। और यहाँ पे एक कुछ कुछ केसेस पे हम लोग पॉजिटिव बीटा डिके भी देखने को मिलता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन मतलब एक पॉजिटिव चार्ज वो क्या होगा ना रिलीज होगा, ठीक है। जब पॉजिटिव जा रहा है तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या होगा, उसका प्रोटॉन नंबर से एक कम घट जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम लोग का पॉजिटिव बीटा ठीक है, और ये हो गया तुम लोग सॉरी ये हो गया नेगेटिव बीटा ठीक है, एंड दिस वन इज पॉजिटिव बीटा ठीक है। जब पॉजिटिव बीटा ठीक होगा तो सिर्फ उसका प्रोटॉन नंबर एक लेस होगा, जब नेगेटिव बीटा ठीक होगा प्रोटॉन नंबर एक बढ़ेगा, और एटॉमिक मास में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेम ही रहेगा, ठीक है। फिर आता है हम लोग का गामा डीके। गामा डीके में कुछ भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन एटॉमिक मास सब कुछ सेम रहता है, बस एनर्जी रिलीज होता है। जब पेरेंट एटम डीके होके डटर देता है तो यहाँ पे गामा एक प्रोड्यूस होता है, गामा मीन्स ओनली एनर्जी, ठीक है। यहाँ का प्रोटॉन नंबर न्यूट्रॉन नंबर इलेक्ट्रॉन नंबर सब सेम रहेगा, ठीक है। समझ में आया अल्फा डीके बीटा डीके। तो कुछ कुछ तो हम लोग का मतलब आगे जो सिस्टम्स है जैसे कि हम लोग यूपीबी यूरेनियम लेड और हम लोग का क्या एसएमएनडी, ये सब सिस्टम में कुछ कुछ अल्फा डीके करते हैं, कुछ कुछ बीटा डीके करते हैं, ठीक है। और इस थ्रो में ये डीके मतलब ये वाला पार्टिकल रिलीज करके वो उस मतलब एनर्जी को ये डीके हिसाब से वो मतलब रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। अल्फा डीके बीटा डीके के फॉर्म में वो एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। हम लोग का टारगेट है क्या है, एक अनस्टेबल है, इसको स्टेबल होने के लिए कुछ एनर्जी हम लोग को रिलीज करना पड़ेगा, और वो मतलब अल्फा डीके के रूप में और बीटा डीके के हिसाब से और गामा मतलब डीके करके मतलब एनर्जी रिलीज करता है और स्टेबल बन जाता है, ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी पेशेंसफुली।